Kumar Swamy, Heavy Industry Minister, and Shobha Karandalaji is MSME Minister, and Goa Chief Minister will also be there. They are all confirmed, along with the other dignitaries. And Prahalad Joshi ji will also be there as a guest of honor. And I request all the media friends to disseminate this information through your media and make the program grand success. Dhanyavads. Thank you, Mr. Krishna sir. Can I request Dr. Rakesh Kumar to give an overview on IMS 2025, please, sir? Dr. Rakesh Kumar, Chairman, IMS, Co-Organizer, IMS 2025. एच कृष्णा जी जो चेयरमैन है IMS फाउंडेशन के और पास प्रेसिडेंट है लघु उद्योग भारती के, आपने हमारे आने वाले इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो के बारे में आपको जानकारी दी। ये वास्तव में लघु उद्योग भारती का 7वां एडिशन का एक बड़ा प्रयास है और इस प्रयास में इस बार इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, जिसके बारे में आप सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम लोगों ने भी इसमें साथ में जुड़ने का इनके साथ में प्रयास किया है और हम समझते हैं कि लघु उद्योग भारती और इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट मिलकर के दोनों इस इवेंट को एक बहुत ही रोचक और बहुत ही वृहद, बहुत ही बड़े तरीके से कामयाब करके बनाएंगे। 7वां एडिशन 6 से 8 नवंबर को बेंगलुरु में एक बहुत ही बड़े एग्जीबिशन सेंटर, जैसा कि यहाँ हमारे दिल्ली में और ग्रेटर नोएडा में एक्सपो सेंटर है, ऐसा ही बेंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर BIC में इसका आयोजन किया जाएगा। ये वास्तव में एक बड़ा अनूठा इवेंट है, ये बड़ा अनूठा प्रयास है और मात्र एग्जीबिशन नहीं है। एग्जीबिशन के साथ ही बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज सेशंस भी यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं और जो वास्तव में डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि आज के दौर में हमारा सबसे बड़ा उभरता हुआ सेक्टर है, जिसमें सबसे अधिक लोगों की रुचि है और देश के लिए इसकी जरूरत है, इसको यहाँ पर अधिक से अधिक प्रदर्शित किया जा रहा है। आपको बताया गया कि हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर और भी अतिथि, जिसमें प्रहलाद जोशी जी सेंट्रल मिनिस्टर, वो भी वहां रहेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। इसके अतिरिक्त अतिथियों की काफी बड़ी एक लंबी लिस्ट है। IMS जो कि पूरे तौर पर लगभग 20,000 स्क्वायर मीटर ग्रॉस एरिया में है, जिसमें से 6,000 से अधिक स्क्वायर मीटर का डिस्प्ले एरिया, 450 से अधिक एग्जीबिटर्स के साथ वहां पर उसका आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि डिफेंस कॉरिडोर में और डिफेंस में 220 से अधिक MSMEs भी काम कर रहे हैं, वो भी वहां अपना प्रदर्शन करेंगे। रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल इंजीनियरिंग, पंप्स एंड वॉल्व्स, टेस्टिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट, अब लगभग 20,000 से अधिक विजुअल विटनेस की कंफर्मेशन प्राप्त कर चुके हैं और हमें लगता है कि अपने आप में B2B के क्षेत्र में ये एक ऐतिहासिक इवेंट रहेगा। सभी बड़े संस्थान, खासतौर पर भारत सरकार की अंडरटेकिंग और दूसरी बड़ी संस्थाएं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जैसे कि VL, HAL, BML, ISRO, DRDO, सेविलैक, भारत फॉर्ज, L&T, डिफेंस सोलर ग्रुप, सेस्मोस, HET टेक्नोलॉजीज, श्री बाबा कल्याणी, श्री अरुण रामचंदानी, श्री सत्यनारायण नुवल, श्री सौर्या नुवल और ऐसे सभी लोग, बड़ी कंपनीज यहाँ पर पूरे तैयारी के साथ यहाँ पर अपने अपने प्रोडक्ट्स के प्रदर्शन दिखाने जा रहे हैं। हम लोगों का बेसिकली टैगलाइन, जो कि आपके लिए जरूरी है, टैगलाइन ऑफ द इवेंट इज बेसिकली एम्पावरिंग इंडिया, द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, जिसके तहत सभी नॉलेज सेशन किए जाएंगे और जिसके बारे में अभी हमारे सचिव साहब उसकी पूरी जानकारी देंगे और उसमें अलग अलग टेक्निकल सेशन भी रहेंगे। आज जिसकी जानकारी आप देंगे, जिसकी काफी तैयारी हो चुकी है।
1000 से अधिक डेलीगेट्स उसके लिए रजिस्टर किए जा चुके हैं। हम ऐसा समझते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की जो एक गाथा है वो वास्तव में IMS 25 के जरिए धरातल पर लाई जाएगी, लोगों को उससे जोड़ा जाएगा, B2B के लोगों को साथ लाया जाएगा और एक अपने आप में एक लघु उद्योग भारती के मार्फत हम एक राष्ट्र का पूरा संदेश जो स्वावलंबी भारत बनने का है, हम वो यहाँ इस IMS के जरिए दिखाएंगे और उसको पूरा करेंगे। इसके साथ मैं आपको पुनः IMS 25 बेंगलुरु 6 से 8 नवंबर के लिए आमंत्रित करता हूं। आप अपने अपने जो आपके प्रकाशन है उसके माध्यम से स्वयं या अपने प्रतिनिधियों को वहां पर जरूर भेजें और इसको अधिक से अधिक प्रचार करें। धन्यवाद। Thank you, Dr. Rakesh Kumar, Chairman, IML and co-organizer IMS 2025. I will now just take you through the presentation very briefly. You already have all the facts, but a few statistics available over here on the presentation as such. The dates, kindly note, we need it for your promotion and publicity to the media. 6 to 8 November 2025. The venue is BIC Bengaluru, and the name of the show is IMS 2025. We have 20,000 square meter space of exhibition. 408 exhibitors from 20 states. That's a big number. As of now, I'm standing in front of you. We have 21,000 registered visitors, likely to cross 30,000 visitors closer to the show. That means approximately 10,000 visitors, business visitors per day into 3 days of the show. 4 state pavilions, Goa, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Uttar Pradesh will showcase the regional industrial strength. You already have the list of the honorable chief guest and the guest of honor. Next please. You also know next the key players that we have: Bharat Electronics, HAL, BEML, Bharat Forge, L&T Defense, VFW, S Micromatic, Sasmos, Accutech, Solar Industries, and Mac amongst others. And to give you a little more insight of the 408 exhibitors, we have 191, next please, 191 component manufacturers, different startups and export units. 87 represent electrical and electronics. 40 from aerospace and defense. They are filling up a complete hall in itself. And 32 from automation and robotics. Visitor profile is equally good. We have engineers, R&D experts, manufacturers, startups and government officials. The largest segment, as Honorable Krishnaji says, is from aerospace and defense engineering, followed by electrical, electronics and automation and robotics. This profile shows strong B2B and strategic relevance for the IMS 2025, which is the largest and the grandest ever so far. The digital footprint is equally big. It has created a big history. Almost 21 million views and 3 million reach on Meta, 4 million Google impressions and closely 8 million LinkedIn impressions. IMS 25 has become one of India's most digitally visible manufacturing event. We are proud to launch IMS mobile application. As you would all understand, these days people work on the mobile in order to smoothen the powerful B2B matchmaking process. We have integrated AI as is the theme of the show as well. For registration, meeting, scheduling and lead management, you will be glad to know we have 4,500 meetings already scheduled with 400 exhibitors so far. Now, you already had a look at the film. Can I request now Dr. Sachin Sabnis, National Vice President, Laghu Udyog Bharati and Chairman, IMS Con 2025 to take us through the conference presentation. Sir, over to you. Dignitaries on the dais, distinguished members of media, press, esteemed guests, and my colleagues from Laghu Udyog Bharati. जैसे कि IMS के चेयरमैन एच कृष्णा जी ने और राकेश कुमार जी ने बताया, दिस इज द 7th edition of IMS exhibition, and
all the people across the world who is who, which are related to the aerospace and defense ecosystem are taking part in this exhibition. इसके पहले भी बहुत सारा B2B discussion, collaborations, talks. Getting the defense ecosystem in India has always been focus of IMS exhibition. And this year, as already mentioned, our theme is empowering India, the future of global manufacturing. तो इस थीम को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एग्जीबिशन ही नहीं, जैसे कहा कि करीबन 21,000 विजिटर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो इनको कुछ नॉलेज भी दे। विजिटर जब आएंगे तो उनको कुछ तो नॉलेज शेयरिंग हो, कुछ तो सीख के जाए। और इस थीम को लेके हम लोगों ने अलग अलग सेशन डिफाइन किए हैं। तो 7 और 8 तारीख को नॉलेज सीरीज या सेमिनार कर सकते हैं, ये ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। तो ये सेशंस के बारे में ब्रीफ में मैं बताऊंगा यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज इंडियाज रोल इन ग्लोबल वैल्यू चेन फ्रॉम लोकल प्रोडक्शन टू ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स कैसे किया जाए, इंडियन इंडस्ट्री हाउ इट कैन बिकम पार्ट ऑफ $120 ट्रिलियन ग्लोबल मार्केट, गोइंग फ्रॉम 3.5-4 ट्रिलियन इंडियन मार्केट टू 120 ट्रिलियन ग्लोबल मार्केट में अपना एक स्थान कैसे बनाए, इसके बारे में सेशन है। ए न्यू एरा इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग especially related to aerospace and defense, focusing on Atmanirbhar Bharat, technology partnerships and growing strength of Indian defense manufacturing sector. Digital manufacturing, industry 4.0 is the in thing. आजकल हम मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो इंडस्ट्री 4.0 के बारे में हर जगह बातचीत होती है, तो इसके बारे में एक नॉलेज सीरीज है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड सर्टिफिकेशन, जब एरोस्पेस और डिफेंस की बात चलती है तो हर एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सर्टिफिकेशंस और क्वालिटी एश्योरेंस। तो सेमिलैक जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, दे आर गोइंग टू होल्ड ए सेशन, बेसिकली educate people about the certifications and quality assurance requirements needed to enter this sector. Next gen technologies, quantum computing हो, AI हो, ML हो, इसके बारे में एक सेशन होगा। People skills and sustainability, redefining manufacturing jobs in the automated world. Automation हर जगह देख रहे हैं हम, तो क्या skills होने चाहिए नए जनरेशन के लिए, जॉब मिलने के लिए, तो इसके बारे में सेशन है। इंडियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, प्रोग्रेस, पिटफॉल्स एंड रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफेंस के जो प्रोक्योरमेंट सेक्शंस देखते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से तो बहुत सारा प्रयास होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या उसके चैलेंजेस है और क्या पिटफॉल्स है और क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसके बारे में भी एक चर्चा हो, इसके लिए एक सेशन होगा। और सबसे महत्व का है फंडिंग। डिफेंस और एरोस्पेस में आपको अगर स्थान बनाना है तो आपका फंडिंग कहाँ से फंडिंग आ सकता है, जैसे कि DRDO है, उनका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है। आजकल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का SME IPO चलता है, वो है। बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए, स्पेशली डिफेंस और एरोस्पेस के स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग फिनटेक कंपनीज बनी हुई है, तो उनको भी एंगेज करके एक सेशन उसके बारे में भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग विषयों को लेके हम लोग 7 और 8 तारीख को सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हम सिर्फ एग्जीबिशन देख के भारत में क्या बन रहा है और क्या बन सकता है, इसके आगे जाके जो इस एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं उनको कुछ तो नॉलेज भी शेयर करें और आगे जाके वो भी इस इकोसिस्टम का भाग बने, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। Can I request Chief Advisor Laghu Udyog Bharati, Defense and Aerospace, to kindly address the IMS and how it helps defense and aerospace activities, to kindly give us a small brief on this. Shri Jitendra Singh. So, distinguished dignitaries on the dais, media personnel, and distinguished guests, thank you so much, Mr. Sarkar. So, I'll start with the why IMS. Many people would have wondered why it is done. Already stage is set by Mr. H.V.S. Krishna or Mr. Dr. Rakesh Kumar and Dr. Sachil Sabris. But I would start with a quote that the war was lost for the want of a shoe nail.
it's an age old for the war, and hence the focus on aerospace and defense towards self-reliance and self-reliance towards Atmanirbhar Bharat. So our focus is actually on small equipment, so MSMEs, all the industries are there, and the entire ecosystem is there. I'm here to give you a very quick brief on about the ecosystem. So earlier there were no policies as such, or there was no vehicle where user, that means the armed forces in Army, in Navy, in Air Force, could directly interact with the vendors and the suppliers. Today we have a supporting policies, which is directly from the MOD, from the Department of Defense Production, which is also our supporter. This event is supported by DDP of Ministry of Defense, so we are also grateful to that. So there are policies supporting that, which people are not earlier aware. That, for example, 25% of the work allocation has to come from the MSME. So the government has allocated, so and also created demand. It's not just that it's a policy on the paper; it is happening on the ground, and hence IMS. So the entire ecosystem is there. You have users, which is forces, all the senior officials. You have yesterday we had a distinct opportunity to meet the Defense Secretary as well, and he has also assured complete participation from his department. Then we have the defense PSUs, so Secretary of Defense Production, as the custodian of DPSUs, which is BEL, HAL, and then Chairman DRDO. So that means the DRDO, the largest R&D agencies of the country. CSIR, which all the CSIR laboratories for the technologies. Then all DPSUs, meaning BEL, HAL, and MSMEs, which I think the numbers have been given by Mr. Sarkar, and the large industry, which means it's not just the MSME, it's focused, but it's industry-focused, industry-driven aerospace and defense initiatives, which is L&T Defense, Solar Defense, and Bharat Forge. So Mr. Baba Kalyani is the chairman of the advisory board of IMS, and so that's the ecosystem which is coming. So it's really my last couple of minutes on that is everybody here in this room, we all take pride in talking about Operation Sindoor in our own waters. But I think what played a key role is that indigenous items, Akash, BrahMos, even small items which were not made too much public during that time, but small items which were done by our own industry, which were never known. And hence those equipments and such industry, that participation is there under one roof. We have 2 halls, as Mr. Krishna has mentioned, all are full. And we had done this in 2023 also. We have just moved the level up. We had a strong guidance directly from the advisory board member, Mr. Sunil Devdarji, of course, our chief guest during curtain raiser, and which has actually mobilized a lot of industry in Bangalore, which is the ecosystem. So that's a brief on this, and I really on this momentous occasion of we are in pursuit of Atmanirbharta. I really thank all the media members for having, and the distinguished guests for having attended this press brief about IMS, and request your support on making it a wider outreach in the interest of the nation, in the interest of Rashtriya. So thank you so much. And thank you for your precious time. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Sri Jitendra Singh ji, Chief Advisor, Lagu Udyog Bharati Defense and Aerospace. We are thankful to our chief guest, Sri Sunil Devdarji, Member, Advisory Board, IMS 2025, and founder, My Home India, to have kindly taken his precious time out and address us and give us the further guidance on how to make this show the best ever defense-oriented show, IMS 2025. इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2025 के आयोजित इस पत्रकार परिषद में उपस्थित सभी मीडिया पर्सन्स को मेरा नमस्कार और सबको छठ की भी शुभकामनाएं और दिवाली की भी शुभकामनाएं। ये 7वीं बार ये शो हो रहा है और मैं पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करने जाने वाला हूँ। पिछले 2 साल पहले जो हुआ था, उस समय कृष्णा जी कई बार दिल्ली आए थे,
तो कृष्णा जी को इधर उधर लेकर जाने का काम मैं करता था, तो उनको ऐसे लगा कि ये बंदा काम का है, इसलिए उन्होंने मुझे एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनाया। अब मेंबर बनाया है तो कुछ काम तो करना ही चाहिए, ऐसे ही नाम के लिए काम करने वाले लोग हैं नहीं हम लोग। तो मैंने कहा कि दिल्ली वालों को, खास करके दिल्ली के मीडिया के लोगों को इस शो की जानकारी होनी चाहिए। दक्षिण भारत में होता है, बहुत बड़ा भव्य होता है, अद्भुत होता है, और भारत में अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है। क्योंकि पहले आप लघु उद्योग भारती क्या है इसको आप समझिए, लघु उद्योग भारती की आवश्यकता क्या है इसको आप समझिए। हमारे देश में बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं थी, हमारे देश में काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये था कि बड़े पैमाने पर केवल बाहर से ही चीजें खरीदना, और उसमें बाकी भी बहुत सारी चीजें होती जिसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हम विदेशों पर ही डिपेंडेंट रहते थे। वैक्सीन की भी अगर हम बात सुने सोचे तो कोविड के समय ये बात आई कि भारत ने खुद का वैक्सीन बनाया, और उससे पहले भी पैंडेमिक्स आकर गए, लेकिन हम वैक्सीन बाहर के देशों से मांगते थे और वो आने में 20 साल, 25 साल, 30 साल लगते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा कि नहीं, हमारा देश वैक्सीन बनाएगा। ये जो भावना है कि हमारा देश बनाएगा, हमारा देश करेगा, ये जब नहीं था तब बहुत बड़े प्रमाण में बुद्धिजीवी जो थे, IITians वगैरह थे, वो सीधे बाहर चले जाते थे कि यहाँ कुछ होना ही नहीं है, वहीं पर जाकर वहीं से सब आना है, तो हमारी बुद्धि का यहाँ क्या काम है, हम वहीं पर चले जाते। तो भारत के अंदर चीजें बने, भारत के अंदर जो सप्लाई है वो इतना बड़ा देश है। जैसे मैंने कई साल नॉर्थ ईस्ट के लिए काम किया है, तो नॉर्थ ईस्ट में इतनी सुंदर चीजें बनती है, लेकिन उसको दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, नॉर्थ में मार्केट मिलते मिलते ट्रांसपोर्टेशन से ही वो मार खा जाते हैं। कि मैं बहुत कोशिश करता था कि वहाँ की इतनी सुंदर शॉल्स है, इतनी सुंदर छोटे छोटी चीजें हैं जो घर में आपको डेकोरेट कर सकते हो, लेकिन वो उसकी कॉस्ट इतनी सस्ती है, वो यहाँ आते आते वो इतनी महंगी हो जाती है, तो लोग बोलते भैया हम यहीं पर खरीदेंगे, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। तो इसलिए उस स्थान पर ऐसी चीजें बने कि वो वहीं पर बिके, तो कॉस्टिंग उसका कम हो। और फिर इसके लिए लघु उद्योग भारती की कल्पना ही ये है कि छोटे उद्योग, वास्तविक में ये लघु उद्योग भारती की कल्पना महात्मा गांधी जी के आर्थिक उनके जो विचार थे उसके साथ सीधे सीधे मेल खाने वाली है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिसको उपयोग में लाते हैं उन चीजों को नजदीक में उनका उत्पादन होना चाहिए, तो उनको उपलब्धता सहजता से हो जाती है। अब ऐसा करते करते देश में एक ऐसी सरकार आई कि जिस प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हमने लोकल के लिए वोकल होना चाहिए। बाकी भी लोग आते हैं करते, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो लोकल है उसके लिए हमने वोकल होना चाहिए। और फिर हमने लोकल को ग्लोबल करना चाहिए। सोच की उड़ान इतनी बड़ी थी कि हम लोकल को हमने ग्लोबल करना चाहिए। ये असली स्वदेशी है, ये मत यूज करो, वो मत यूज करो, ये स्वदेशी नहीं है। स्वदेशी असली क्या है, तो ये यूज करो तो स्वदेशी यूज करो। तो स्वदेशी में टैलेंट आना, स्वदेशी में सुंदरता आना, स्वदेशी के परिणाम बहुत अच्छे निकलना, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी बनना, इसके लिए भारतीय उद्योगों को पीछे खड़े रहने वाली सरकार की आवश्यकता थी। वो सरकार जब मिल गई तब इस देश के अंदर MSMEs में एक बहुत बड़ा उठाव आ गया। MSMEs मतलब ही MSMEs की संस्था जो विशुद्ध भारतीय चिंतन और भारत के हित में बनी है, वो लघु उद्योग भारती है। तो जब कृष्णा जी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे लघु उद्योग भारती के, तब उन्होंने इसको सोचा कि हमने एक ऐसा बड़ा शो करना चाहिए, और उसकी शुरुआत डिफेंस के और एरोस्पेस के मैन्युफैक्चरिंग से की थी। उसको फोकस का क्षेत्र रखा था।
और बाकी सभी एमएसएमई उसमें थी। इसको इतना प्रचंड प्रतिसाद मिला कि ये बेंगलोर शहर का एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया। और वो वास्तविक में आज आप सबको इनवाइट भी करता हूं कि आपने उसको कवर करने के लिए आना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि कितना बड़ा अद्भुत नज़ारा होता है। और इसमें बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारत में 500 स्टार्टअप्स थे, 700 स्टार्टअप्स थे 2014 से पहले, अभी 1.25 लाख स्टार्टअप्स हैं। अब ये 1.25 लाख स्टार्टअप्स में से कुछ लोगों को हमारा स्टार्टअप क्या है, आप सब लोगों को स्टार्टअप का अर्थ मालूम है, एक नई कल्पना। एमएसएमई ऐसी है कि जो ऑलरेडी अपना सारा काम करते आ रही है, प्रोडक्शन करते आ रही है, सालों से उनका काम चल रहा है। लेकिन एमएसएमई के अंदर स्टार्टअप्स, इसके लिए भी इस बार उन्होंने बहुत बड़ा स्थान दिया है। और ये जो इतने सारे रजिस्ट्रेशन हुए उसमें कई सारे स्टार्टअप्स हैं कि जो इसमें अपना आकर हम क्या काम कर रहे हैं, क्या हमारा प्रोडक्ट है, उसको लोगों को दिखाने का काम करने वाले हैं। एरोस्पेस में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स आगे आ रहे हैं क्योंकि हमारे देश में बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं है। तो एरोस्पेस के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसको डिजाइन करने वाले, सोचने वाले ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। पहले पुराने खिलाड़ी भी हैं और नए प्लेयर्स भी इसमें आ रहे हैं। B2B मीटिंग्स बहुत बड़े पैमाने पर लाइंड अप है। इसके इतने मल्टीपल यूजेज, जैसे आपने देखा कि 8 प्रकार के इसमें सेमिनार्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगी और 8 के विषय इतने रिलेवेंट है कि कंटेम्पररी जो आवश्यकताएं लोगों की है उसकी जानकारी देने का, उनकी पूर्ति करने का काम इन कॉन्फ्रेंसेस में होगा। तो हम 3 दिन बेंगलोर क्यों जाए? सिर्फ एमएसएमई के स्टॉल विजिट करने के लिए नहीं जाए, तो हमें और कुछ ज्ञान मिलेगा जो हमको मालूम नहीं है, वो चीजें मिलेंगी। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो आकर कुछ बोलकर जाते हैं, उनको सुनते हैं तो सक्सेस की चाबी मिलती है उसमें। तो एक तरफ कॉन्फ्रेंसेस है, एक तरफ B2B मीटिंग्स है, एक तरफ अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए सुंदर स्टॉल्स है। मुझे अभी कुछ पत्रकारों ने पूछा कोई विदेशी कंपनियों को हमने बुलाया है क्या, तो हमने जरूर पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया है, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स बेचने के लिए यहां पर नहीं बुलाया है। आप लोग आकर हमारे प्रोडक्ट्स खरीदो, हम हमारे देश में क्या बनता है और क्या आप खरीदी कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए बुलाया है। क्योंकि ये लघु उद्योग भारती का है, ये इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो है। इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने जो दूसरा पक्ष कहा है कि लोकल को ग्लोबल बनाइए, ग्लोबल कैसे बनेगा? जब बाहर के लोग आएंगे और इसको देखेंगे तभी तो वो ग्लोबल बनेगा। तो इसलिए लोकल के लिए वोकल होने वाला ये शो है, बहुत बड़ा शो है और उसको ग्लोबल करने के लिए बाहर से भी पार्टिसिपेशन इसमें रहेगा। पैन इंडिया एमएसएमई इसमें आ रही है। ऐसा नहीं है कि बेंगलोर में है तो सिर्फ आसपास के दक्षिण भारत के वगैरह। आप तो जानते हैं अभी डिजिटल भारत के कारण कोई भी कहीं से भी कहीं पहुंचता है। इन्होंने मुझे कर्टन रेजर के लिए बुलाया तो मैं गया था, तो वो जो हॉल उन्होंने बुक किया था वही पुराने जो लोग आकर गए थे इस शो में पार्टिसिपेट करके गए थे, वो लोग बड़े उत्साह से आ रहे थे कि इस बार क्या क्या नया होने वाला है। और मुझे इतना आश्चर्य लगा कि वो 550 कैपेसिटी का हॉल ही पूरा भरा हुआ था। तो मैंने कहा कि आपका शो तो इधर ही पूरा बुक हो गया, अभी और आपको कोई स्कोप है? तो उन्होंने कहा नहीं है, स्कोप है और पूरा उसको ऑलरेडी इट इज प्री बुक्ड। और बस मैंने कहा कि दिल्ली में मैं रहता हूँ और कुछ इस एडवाइजरी बोर्ड का एक मेंबर बनाने के कारण कुछ फैसिलिटेट मैंने करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से तो सभी जितने चेहरे में देख रहा हूँ लगभग सभी से मैं सालों से जुड़ा हुआ हूँ, नहीं तो आगे जुड़ना चाहता हूँ। तो ऐसे सब लोग आए, इसको समझे, इसका प्रचार करें, देश हित में इसका प्रचार करें और इसको लोगों के सामने रखें, इसको देखने के लिए आए और अधिकाधिक लोगों तक इसको पहुंचाए। इसके लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया था
आप जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा तरुण देश है और भी आगे बनेगा। 80 करोड़ आबादी तरुणों की है, टैलेंट है, काम करने की इच्छा भी है। तो एमएसएमईज जितनी बढ़ेगी उतनी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तब देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। और मोदी जी ने 25 साल का लक्ष्य रखा है। उस 25 साल में 2 साल तो अभी निकल गए, अभी अपने पास मान लीजिए 23 वर्ष है। तो ये जो युवा है, इन युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, इसमें विजिटर्स में अधिकाधिक युवा है, इसमें आप लोग मदद कर सकते हैं, देश हित में मदद कर सकते हैं। क्योंकि युवा जो है वो सब क्लिक करता है और मोबाइल पर ही आप लोगों को देख लेता है, वो इंतजार नहीं करता कि कल क्या आने वाला है, वो तुरंत के तुरंत उनको चाहिए। तो इसमें युवाओं का पार्टिसिपेशन भी बढ़े, देश भर के युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, आकर देखे, और उनको वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। जैसे लोग इतने सारे कंपनियां आती है तो उनकी आवश्यकताएं क्या है पता चलते हैं, कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, नेटवर्किंग होता है, नए नए परिचय बढ़ते हैं। ऐसे मल्टीपल जिसको कहेंगे उपयोग, सभी का इसमें उपयोग है। और मैं तो आपको कहूंगा कि आपको भी बहुत सारा छापने जैसा मिलेगा, क्योंकि आपको भी जो मालूम नहीं था ऐसी कई चीजें वहां जब देखने को मिलेगी। So I think you will find many stories when you visit this India manufacturing show. कि आपको मालूम नहीं था कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है क्या। तो इसलिए एक अद्भुत कार्यक्रम है, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी, और हमारे गौड़ा साहब भी जो केंद्रीय मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी इसमें रहेंगे, शोभा करंदलाजे भी रहेंगी, और गोवा के मुख्यमंत्री रहेंगे, और कुछ बड़े राज्यों ने पूरा का पूरा अपना एक पैवेलियन बुक कर दिया है कि हमारे राज्य से जो एमएसएमईज है उनको हम यहाँ प्रस्थान देंगे। तो इसलिए इन सब लोगों का जो एक मिला जुला एफर्ट है, जैसे यहाँ पर हमारे आईएमएल के लोग जो है बहुत बड़े हमारे सालों से साथ में जुड़कर ये काम करते हैं, जिनका नोएडा में ही बहुत बड़ा हब है। तो हम सब लोग मिलकर इस इवेंट को सक्सेसफुल करें, ये आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ। आप अपने मीडिया के चैनल और आपके पेपर और आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म में इसको अच्छी पब्लिसिटी दें और इसको आकर देखें, और देखने के बाद मुझे विश्वास है कि उससे भी ज़्यादा पब्लिसिटी आप अपने आप देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Honorable Chief Guest, Shri Sunil Dedarji, Member Advisory Board IMS 2025. सर आप तो मेंबर नहीं, आप चेयरमैन होना चाहिए IMS 2025 का, बिकॉज इसका मार्गदर्शन आपने बहुत अच्छे से किया सर। आप सभी के पास हमने प्रेस ब्रीफिंग का नोट दिया है। इन एडिशन टू दैट, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको माइक देंगे आपको क्वेश्चन पूछने के लिए। इधर से एक और Sir, good afternoon. This is Sanjay Agarwal. It's a very welcome mood कि IMS में we've been attending earlier. I was just thinking कि इसमें there are 3 spaces. One is the medical, because when you're talking about production manufacturing, so India we are somewhere in the medical devices. There is a lot of space अभी. And then we have the ISRO programs where in space is there. तो इसमें उनको आप लोग ने शायद अभी नहीं जोड़ा है डायरेक्टली। एंड बाबा कल्याणी जो आएंगे तो उनका कोई प्रेजेंटेशन होगा, जस्ट ही बी अ चीफ गेस्ट एट द इनॉग्रेशन? Yeah, very good question. Actually, ISRO is participating. ISRO chairman is also one of the guest of honor. That is first point. And ISRO, they have come with the presentation and display of their own product, which is likely to be MSME sector. And just 3 days before we met, myself and Jitendra, we were there with the ISRO chairman, and he is fully supporting and he is fully participating. Point number 1. And Baba Kalyani ji himself, he has already taken more than 100 square meters of big hall, and he is coming with all his product, and he wanted the genius MSME suppliers to support his production.
So Baba Kalyani ji is not only the advisory board chairman, he is also participating in the exhibition and displaying all these required products. You talk about that global manufacturing जो सचिन सर ने बोला है. Yeah. No, There in that no, he's no, no. IMSCON conference में नहीं है. No, his persons are there also in conference, and he will be the chief guest in the inauguration, and his technical team will be there in the conference hall portion also. सर मदेशी जो है बांग्लादेश साइड या बांग्लादेश साइड फ्रॉम न्यूज़ नेशन। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हम एमएसएमई और जो अपने प्रोडक्ट्स डिफेंस सेक्टर में डेवलप कर रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि जो प्रोडक्ट्स हैं दरअसल उसको असेंबल ज़्यादा कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कम कर रहे हैं, और उससे डिफेंस सेक्टर में चुनौतियाँ ऐसी होती हैं कि अगर कोई भी कंपोनेंट्स हम चाइना या फिर टर्की या इस तरह के कंट्रीज का यूज़ कर रहे हैं जो हमारे प्रति होस्टाइल है, तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए यूज़ के नहीं होते। तो ये बिगेस्ट चैलेंज देखे गए हाल के वर्षों में, उसको काउंटर करने के लिए इसमें क्या कोई सेशन रखा गया है, क्या उस तरह की कोई तैयारी है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमारी यूज में आए तो कारगर साबित है? See, actually, we have already had a very deep discussion with the defense manufacturing companies. So they are 100%. They want to make indigenization as well as the small product which is manufactured by MSME. So we are having a special session for procurement for companies from the defense and aerospace companies to identify their products which can be developed in India, which is a substitute for the import substitution. So thereby we are changing little bit, or we are making a special efforts to make the components or subcomponents in the supply chain according to the requirements of the present defense requirements. Sir, I want to add one important point here. It's a very good question you asked. See, now there is a Defense Procurement Policy 2025, which was released just on 23rd, last week, 23rd October. That arrests such kind of issues, that takes care of issues and ensuring that our indigenization content is increased. For example, by some major reforms that you will see the details. Two, by boosting the export. That means we are not really doing the import substitution, but also doing the boosting the export. So thanks to the government of India for introducing this policy. I thought it will be very handy. Thank you so much. सर विदेशी कंपनी जो कितने देशों की जो है और मुख्यतः कौन कौन से देशों की हैं, क्या हमारे आसपास के देश के पड़ोसी देशों की कंपनी से आमंत्रित किया गया है? और दूसरा सवाल ये है जिस स्टेट पे होना है और वहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वगैरह का नाम नहीं है, तो क्या उनको आमंत्रित नहीं किया गया या वो मतलब उन्होंने मना कर दिया, क्या है थोड़ा उसके बारे में? We have already gone to many states and we have approached all the chief ministers. Personally, myself and Jitendra, we were there in Uttar Pradesh, we were there in Goa, we are going to Andhra Pradesh. Most of the states, they are totally supporting us. Some of the states are coming with the state pavilion itself. And only Goa CM has agreed to come for the inauguration. Only one, not Karnataka. No, Karnataka will be there. Obviously, Karnataka participation will be always there. See, irrespective of what kind of government we have, all the states are, we are invited all the states, and Karnataka participation is definitely there. And government of Karnataka is supporting the event. Yeah, government of Karnataka officially supporting this event. Sir, what about the companies of the number of Right now, Austrian company is coming. They are coming with their products, and then we have some from South Korea, and from some of the companies from Middle East, and some of the companies from Japan. They are all coming. सर South Korea, sir. सर myself कंसिलर ऑफ से सर देश भर में 6 करोड़ के आसपास एमएसएमई हैं और कम से कम 6 से 7% का जीडीपी भी देश की डेवलपमेंट में है, लेकिन लगातार हम देखते पिछले हम 8 साल से देखें तो कम से कम 70 लाख एमएसएमई बंद हुई है, इंडस्ट्री बंद हुई है, और क्योंकि उनको एक स्कोप नहीं मिलता अपनी माल को बेचने का, आगे कॉर्पोरेट कंपनियां उनसे माल नहीं खरीद पाती हैं क्योंकि उनको बहुत बड़ा एक जीडीपी और जीएसटी का बहुत बड़ा एक गैप जो आता है उसमें आता है। तो क्या ऐसे असेंबल में उनको इंडस्ट्रीज को अपनी ग्रोथ बनाने के लिए और उनकी ये जो भी एक गैप होता है उसको कम करने के लिए आप सहयोग करेंगे उसमें कितना सहयोग? आपने सही कहा, जो फिगर्स आपने दिए थे एमएसएमई के, और एमएसएमई के लिए हमने एक सेशन जहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जैसे कि एक सेशन मैंने मेंशन नहीं किया था कि जेम हो, ओएनडीसी हो या जेडीडी हो, एनएसआईसी हो, ट्रेड्स हो,
ये सभी जो योजनाएं हैं ये एमएसएमई के लिए है। इसके लिए एक सेशन हम लोगों ने रखा है कि एमएसएमई आए, इसके बारे में जाने, और उसके साथ एक वेंडर डेवलपमेंट सेशन भी रहेगा पैरेलली। जो बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है उनके लिए एक फायर चैट जैसा एक हॉल दिया गया है, वहाँ पे बड़ी कंपनियों के अधिकारी बैठेंगे, और ये छोटे जो एमएसएमई आपने कहा, एमएसएमई हम कहते हैं लेकिन मेजॉरिटी माइक्रो और स्मॉल है। आपने जो 6 करोड़ कहा उसमें मीडियम हार्डली 0.5% है, 99.5 है वो माइक्रो और स्मॉल है, और उनकी दिक्कत है, मार्केटिंग की दिक्कत है, फाइनेंस की दिक्कत है, तो इसलिए हम सबको कोलैबोरेट करने के लिए सोच रहे हैं। और 2 प्रश्न थे, उन्होंने जो एक इंडिजनाइजेशन के बारे में कहा, शायद उन्होंने जो कहा था ड्रोन्स, उनका जो इशारा था शायद ड्रोन्स की ओर था, क्योंकि ड्रोन तो बहुत सारे बन रहे हैं भारत में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स सब उसके जो स्पेयर्स है वो इंपोर्ट होते हैं, और बहुत सारे स्पेयर्स है चाइना और यहाँ से इंपोर्ट हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे एक सेशन है ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए एक स्पेस भी करके दिया हुआ है कि वो लॉन्च कर सकते हैं। जैसे अभी कृष्णा जी ने कहा एक ऑस्ट्रियन कंपनी है तो जिसका स्पेशलाइजेशन स्टील प्रोडक्ट्स में, तो उनको कोलैबोरेट करना है इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अगर हमारे लोगों के पास नहीं रहेगी तो उन लोगों को बुला के हमारे साथ कोलैबोरेट करके भारत में ये प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं, ये एक विशेष हमारी कोशिश है। इसरो के बारे में उन्होंने एक प्रश्न किया था, तो इसरो के चेयरमैन तो इनॉग्रेशन को है, लेकिन आगे के हमारे सेशंस में उनके साइंटिस्ट उन लोगों ने डिप्यूट किए हुए हैं कि वो भाग लेंगे। सिविल एविएशन में तो पहली बार जोड़ा गया एमएसएमई में, इससे पहले तो उनकी अपनी इंडस्ट्री थी। सिविल एविएशन की इतनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी अपनी इंडस्ट्री थी, एमएसएमई में आप जोड़ रहे हैं उनको। जी जी जरूर। So I Harish Upadhyay from Leaders Messenger. Also eminent and prominent personalities like Rakesh Kumar ji, Suri Sarkar ji and Krishna and sitting there these two. सर मेरा सवाल है कि इससे पहले छठा एडिशन कहाँ और कैसा रहा, और उसके बाद पेन एंड पेयर एक एडिशन ऑफ IMS is likely to be held. See, we have started this India Manufacturing Show during 2010. We have already completed earlier 6 editions, that is 2010, 2012, 2014, 2017, and because of the this one, COVID, we could not able to do this one. Then again, we have our edition was 2023 in the same venue, Bangalore International Exhibition Center. The main purpose of doing this exhibition at Bangalore right now is this is organized by Lagudeva Party Karnataka, and we wanted to make an international brand. After completion of 10 successful exhibitions, we wanted to be international in various states also, abroad also. Number 3, your next question is our next exhibition is 2027. These are biennial exhibitions. Once in 2 years, we are going to organize in Bangalore. So already 6 is over. This is the 7th. Already, for your information, we have already booked the venue for the 2027 exhibition also. I can happily announce today, 11th, 12th, 13th of November 2027 is already booked. That is for your information. Thank you. इस तरह के IMS ये इसका कारण ये है कि ये कंसेप्ट जो है, जैसे लघु उद्योग भारती के अलग अलग यूनिट्स है, हर राज्य का अपना यूनिट है। लघु उद्योग भारती कर्नाटका यूनिट ने इसको शुरू किया, और आज भी ये लघु उद्योग भारती कर्नाटका यूनिट जो है इसमें इनिशिएटिव लेकर ये कर रहा है। इसको देखा देखी लघु उद्योग भारती के बाकी राज्यों के यूनिट्स भी अपने स्तर पर छोटा छोटा इवेंट करना शुरू किए हैं। चूंकि एक बहुत बड़ा प्रस्तावित इवेंट हो चुका है, तो अभी वो हो रहा है, तो उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि 2 और इवेंट होने के बाद वो बाकी राज्यों में, बड़े शहरों में, इतना ही नहीं तो विदेशों में भी इवेंट करने का इनका भविष्य का प्लान है। So, मैं पूनम पांडे हूँ लव मैरिज चाइनीज से। आर्म फोर्सेस का किस तरीके का पार्टिसिपेशन इसमें है? आपने जो गेस्ट की लिस्ट दिखाई थी उसमें एयर चीफ की भी एक फोटो थी, तो वो किस स्पीकर के तौर पे आ रहे हैं या कैसे होगा पार्टिसिपेशन? May I respond to you? So yes, so it's a good observation. So we have invited the Air Chief Marshal A.P. Singh, and in August, soon after that. So he confirmed his participation, subjected to any exigencies, because services, armed forces
operational requirements. I come from the armed forces, my third generation serving, so I can tell you, that it's actually, so it depends on his last minute changes. That said, like last time also, former Chief B.R. Chaudhary, and he could not participate, but then AOCNC Headquarter Maintenance Command, Marshal Vibhas Pandey was representing him as the Chief's rep. Likewise, for the Navy Chief, we have Rear Admiral Adana, he is nominated by the Chief of Naval Staff. We have Major General Maan from Indian Army, and Lieutenant General Rahul Singh, who's been nominated by the Army Chief. So that's where we stand today in terms of participation in armed forces. This is only at we're talking about inauguration day, but also on the conference which Dr. Sajid Zarmis, as a session chair, we have some senior officials coming from all the forces and also from the Ministry of Defense. I hope that addresses the question. Thank you. मैं नीरज राजपूत हूँ ABP न्यूज से। मेरा सवाल ये है कि जैसे IMS का 7th एडिशन है, पहले भी एयरोस्पेस और डिफेंस को लेकर कंपनीज आई हैं। इस बार क्या आपको ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो कंपनियों में जो उत्साह है ज़्यादा वो मुनाफा तो कमाना होता है, लेकिन क्या उनको भी ऐसा लगता है कि देश की सुरक्षा पे उनका भी योगदान होना चाहिए, जैसे हमारे देश की सेना कर रही है? Definitely yes, sir. See, actually, out of our earlier 6th edition, only the previous edition only we had Defence Aerospace as a first introduction in IMS 2023. There was good response, but not like this event. I have already told you, both the halls are sold out 2 months before just because of the Atmanirbhar Bharat. Operation Sindoor. Because of the Operation Sindoor, now in the minds of the industries also, they have to decide to do something to country. They wanted to contribute in the defense and aerospace system also. There are a lot of companies who are supplying and making assemblies for the international companies abroad. From India they export it. So all those companies we have visited, then we are requested to come and participate in this event. And they are all coming forward to develop their system, their products, their component for indigenous, under the indigenous this one, to Indian companies. So that's how it has become more popular now because of the Operation Sindoor. मैं चाहूँगा कि सुनील जी इस पर जवाब दें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक बहुत बड़ा देशभक्ति का जो सेंटिमेंट है वो जागरूक होना बहुत स्वाभाविक बात है, और एक सिक्योरिटी की भावना मन में आना और मुझे देश के लिए कुछ करना है वाली भावना। और मैंने मेरे वक्तव्य में जो कहा था कि युवा इस देश के, और दूसरा मैंने स्टार्टअप्स के बारे में कहा था। ये बहुत ऑब्वियस बात है कि अगर 1.25 लाख स्टार्टअप्स अगर बने हैं तो इसमें बहुसंख्य जो है वो युवा ही रहेंगे, क्योंकि उनकी जो उड़ान है, सोच की जो उड़ान है, वो अभी की टेक्नोलॉजी को लेकर, अभी का उनका जो ज्ञान है उसको लेकर उनको कुछ अपडेट नहीं करना है, वो अपडेटेड ही है। जो पुराने हैं उनको अपडेट करना पड़ता है, ये तो अपडेटेड ही है। और फिर इनके मन में ये भावना आने लगी, और आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री जी के भाषण जो थे सिंदूर के बाद में, और इवन में तो उससे पहले के भाषणों की भी आपको हवाला देता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि एरोस्पेस और डिफेंस में स्टार्टअप्स ने आना चाहिए। जैसे इस बार मैंने देखा तो उन्होंने एग्रीकल्चर में उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स की आवश्यकता है, इस बार उन्होंने इस विषय को कहा। तो मैंने सुना है उनको कि डिफेंस के बारे में भी उन्होंने कहा था। और जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, देश का एक छोटा सा युद्ध जिसको हम बोल सकते हैं वो हो गया, तो उसके बाद में युवाओं के अंदर ये सेंटिमेंट जागा है। और अभी जो बुकिंग हुआ है उसमें जो मैंने कहा कि इसमें स्टार्टअप्स ने भी बहुत बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट किया है, और चूंकि हमारा फोकस इस बार भी पिछले बार की तरह डिफेंस और एरोस्पेस है, तो उसमें मुझे पर्सनली भी दिल्ली में कई युवा मिलते और मुझे बताते कि सुनील जी हमने ऐसा ये डिजाइन किया है कि इससे हम इस तरह से कर सकते हैं, और उनका पूरा ध्यान उसी तरफ जाता है, देश के सिक्योरिटी की तरफ जाता है। तो ये आपने कहा है बिल्कुल सही है, ऐसा हो रहा है, और इसके लिए बहुत बड़ा स्कोप इस IMS में है।
Hi, my name is Bharti Devan. I'm from Cyber India Beauty Channels. My question is around when we talk about defense sector, there is also a threat involved related to cyber security. Cyber attacks are so there are startups which are working towards providing cyber security services. So how IMS might help those kind of startups to emerge and work with the government sector, with the defense sector to provide the services related to cyber security? Because I have attended various kind of events where we get to know that a lot of big names like big giants like AWS or someone else is providing already this kind of services to various government sectors. So how we can move towards our own companies or own India-based companies who can provide such platforms in the future and boost it to raise the bar for India itself, so that we don't need to depend on the big giants which are from US or other countries. This will be the last question. Your question is excellent question and need of the hour. साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं तीसरे बार बताता हूँ कि जो स्टार्टअप्स का जो इन्वॉल्वमेंट है, ये इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों को इंश्योर करता है। आपने एक अच्छा सुझाव दिया है, मुझे तो ऐसे लगता है कि इस पूरे कॉन्फ्रेंस में हमको एक एडिशनल अच्छा पॉइंट आपने दिया है। एक तो पहले जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, हम लोगों को एक बार उसको स्कैन करना पड़ेगा और आपने वो पूछा सवाल वो ऑलरेडी कुछ है क्या, इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा लॉट हमारे पास आया है तो निटी-ग्रिटी में जाकर एक एक का क्या प्रोडक्ट है, उसमें ये है कि नहीं, अभी मेरे पास तो जानकारी नहीं है, उसके पास है, ऑलरेडी है, तो और इसको बढ़े इसका प्रयास करना चाहिए। और ऐसी चीज़ों को एनकरेज करने के लिए ये जो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस इसमें हो रही है, उसमें ये विषय आप अगर देखेंगे AI एंड नेक्स्ट जेन इनोवेशंस, इसके अंतर्गत इसको हम कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आए इसके लिए धन्यवाद। आप एक बार नहीं बस धन्यवाद बोल रहे हैं और आप बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स। प्रेस नोट मैंने आप सबके साथ शेयर किया है, प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। एज यू नो दैट ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मौका था जिसमें से हमारे को ये बहुत बड़ा एग्जीबिशन शोकेस करने के लिए मौका मिला है। सो वी like to invite many more exhibitors and visitors to come to Bangalore during the show days and see the show in a big way and make it a big success. And we look forward to your kind participation. Let us more about the tea and coffee. Thank you.